दोस्तों सोचो एक ऐसा मोमेंट जहां सिर्फ एक बटन दबता है और पूरी दुनिया की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ना कोई वार्निंग, ना कोई नेगोशिएशन, सिर्फ एक न्यूक्लियर फ्लैश और फिर सब कुछ खत्म। अगर कल सुबह न्यूज आए कि यूएसए ने ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया तो ये सिर्फ एक और वॉर नहीं होगी, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेंजरस टर्निंग पॉइंट होगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्टोरी सिर्फ ईरान या यूएसए की नहीं होगी, ये स्टोरी होगी पूरी दुनिया के सर्वाइवल की। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई मूवी या इमेजिनेशन नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम पर दुनिया कई बार इस लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ एक डिसीजन, एक गलती और दुनिया का मैप हमेशा के लिए चेंज हो सकता था। तो आज हम इस सिनारियो को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसी सिचुएशन आई क्यों। यूएसए और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है। ये राइवलरी 1979 से चल रही है, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और यूएस बैक्ड शाह को हटा दिया गया। तब से ईरान ओपनली एंटी यूएस पोजीशन में आ गया। उसके बाद डिकेड्स तक टेंशन चलता रहा। सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस का गेम। ईरान ने अपनी मिलिट्री और मिसाइल कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग की और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रेसिवली डेवलप किया। यूएसए का डर सिंपल था, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट पर, जहां इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच शैडो वॉर चल रहा है। डायरेक्ट अटैक्स, प्रॉक्सी अटैक्स, साइबर वॉरफेयर, लीडर्स के असैसिनेशंस, सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ऑलरेडी बंद कर रखा है। अब इमेजिन करो अगर सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट हो जाए, ट्रम्प फ्रस्ट्रेट होकर कोई बहुत बड़ा अटैक ईरान पर कर दे, उसके जवाब में ईरान गल्फ कंट्रीज के डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा दे या इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दे, तो यूएसए के पास खुद की इज्जत बचाने के लिए एक एक्सट्रीम ऑप्शन बचता है, प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स। अब सवाल आता है, अगर यूएसए न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो कैसे करेगा। 3 मेजर ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर से लॉन्च होता है। स्पीड इतनी हाई होती है कि कुछ मिनट्स में टारगेट हिट हो जाता है। लेकिन आईसीबीएम का यूज रिस्की है क्योंकि ये इंस्टेंट एस्केलेशन सिग्नल होता है। दुनिया के दूसरे न्यूक्लियर पावर्स भी अलर्ट हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, ये यूएसए का सबसे एडवांस्ड बॉम्बर है जो रडार से बचकर फ्लाई कर सकता है। इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं, स्पेशली बंकर बस्टर टाइप। ये ऑप्शन ज्यादा कंट्रोल्ड है और स्पेसिफिक टारगेट्स हिट करने के लिए यूज होता है। तीसरा ऑप्शन सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स, ओशन के अंदर से लॉन्च्ड, कंप्लीटली स्टेल्थी और अनप्रेडिक्टेबल। रियलिस्टिकली अगर यूएसए ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो सबसे लाइकली कॉम्बिनेशन होगा स्टेल्थ बॉम्बर प्लस बंकर बस्टर न्यूक्लियर वेपन। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, ये स्ट्राइक रैंडम नहीं होगी। टारगेट्स केयरफुली चूज किए जाते हैं जहाँ मैक्सिमम डैमेज हो और एनिमी का कोर सिस्टम कोलैप्स हो जाए। मतलब ये एक सर्जिकल डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड होते हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पर, स्ट्राइक के बाद क्या होगा। सबसे पहले टारगेट होंगे ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स। ये फैसिलिटीज माउंटेन के अंदर बनी हुई है, जिसे नॉर्मल बॉम्ब से डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए यूज होगा न्यूक्लियर बंकर बस्टर। जैसे ही बॉम्ब डेटोनेट होगा, सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं होगा, अर्थ के अंदर शॉक वेव्स क्रिएट होंगी जो पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगी और फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा रीजन एक रेडियो एक्टिव हेल बन जाएगा। लेकिन अगर तेहरान टारगेट बना तो सिचुएशन और भी टेरिफाइंग हो जाती है। तेहरान एक मेगा सिटी है जहां करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट के पहले कुछ सेकंड्स में ही एक ब्लाइंडिंग फ्लैश होगा, टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज और एक ऐसी शॉक वेव्स जो बिल्डिंग्स को पेपर की तरह उड़ा दे। इंस्टेंट डेथ्स होगी मिलियंस में, और जो डायरेक्ट एक्सप्लोजन के कांटेक्ट से मरेंगे वो खुशनसीब होंगे। जो लोग इस एक्सप्लोजन ब्लास्ट से बच जाएंगे उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी और कुछ वक्त बाद वो भी रेडिएशन से मर जाएंगे। हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय, कम्युनिकेशन कोलैप्स, गवर्नमेंट सिस्टम खत्म। ईरान एक फंक्शनिंग कंट्री से एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा। लेकिन असली हॉरर यहाँ से स्टार्ट होता है। ब्लैक रेन, ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और फिर कुछ घंटों बाद वो वापस गिरते हैं एसिड लाइक रेन फॉर्म में। ये रेन सिर्फ पानी नहीं होता, ये पॉइजन होता है जिससे फील्ड्स कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, पानी के रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये इफेक्ट कुछ दिन या महीनों का नहीं होता, ये डिकेड्स तक चलता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी उसका इम्पैक्ट स्टडी किया जाता है। ईरान जैसा बड़ा कंट्री अगर न्यूक्लियर कॉन्टेमिनेशन का शिकार होता है तो
पूरा रीजन अनलिवेबल हो सकता है और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। रेडिएशन इनविजिबल होता है, ना दिखता है ना ही उसकी स्मेल आती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब लोगों को समझने में भी टाइम लगता है कि वो ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुके हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है जो मूवीज में रेयरली दिखाई जाती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जो लोग बच जाते हैं उनका लाइफ नॉर्मल नहीं रहता। रेडिएशन सिकनेस, हेयर लॉस, इंटरनल ब्लीडिंग और स्लो पेनफुल डेथ। डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। लोग पानी पीने से डरते हैं, खाना खाने से डरते हैं क्योंकि हर चीज कॉन्टेमिनेट होती है, जहर बन चुकी होती है। मतलब सर्वाइवल सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, सर्वाइवल एक स्ट्रगल बन जाता है हर सेकंड। अब आते हैं ग्लोबल रिएक्शन पर। सबसे पहला रिएक्शन शॉक, फिर पैनिक, फिर रिटेलिएशन का डर। रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज इसे सिर्फ एक अटैक नहीं, एक प्रेसिडेंट के रूप में देखेंगे। उन्हें लगेगा अगर यूएसए ईरान पर न्यूक्लियर यूज कर सकता है तो कल किसी और पर भी यूज कर सकता है। इसलिए ग्लोबल न्यूक्लियर अलर्ट लेवल इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा। एक गलत कैलकुलेशन और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है और यहाँ एक डेंजरस चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। ईरान के अलाइज या प्रॉक्सी ग्रुप्स इमीडिएट रिटेलिएशन कर सकते हैं। यूएस बेसेस मिडिल ईस्ट में टारगेट हो सकते हैं। इजराइल पर मिसाइल अटैक्स बढ़ सकते हैं। फिर यूएसए और स्ट्राइक्स करेगा, फिर रिटेलिएशन और बढ़ेगा। ये एक साइकिल बन जाता है जहां कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं रहता और इसी तरह स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझते हैं। यहाँ से गेम और डेंजरस हो जाता है। मिडिल ईस्ट दुनिया का एनर्जी हब है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास है जहाँ से दुनिया का सिग्निफिकेंट ऑयल पास होता है। अगर वॉर और ज्यादा एस्केलेट होती है तो ये चोक पॉइंट कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकता है। ऑयल प्राइसेस $200 से $300 पर बैरल तक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, फूड प्राइसेस एक्सप्लोड होते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगे, इकोनॉमीज रिसेशन में चली जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में पूरी दुनिया इकोनॉमिक शॉक में चली जाएगी और सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, बैंक्स भी इम्पैक्ट होंगे। वॉर अनसर्टेनिटी के टाइम पर लोग अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे निकालने लगते हैं। इससे फाइनेंशियल पैनिक क्रिएट होता है, करेंसीज वीक हो जाती है और ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाता है। कंपनीज प्रोडक्शन कम कर देती है, जॉब लॉस होने लगती है। मतलब एक न्यूक्लियर स्ट्राइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड अफेक्ट करेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, यूएसए की इमेज। यूएसए अपने आप को ग्लोबल लीडर और डेमोक्रेसी डिफेंडर के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो नैरेटिव कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज यूएसए को हीरो नहीं ग्लोबल विलन के रूप में देखना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलाइज भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। यूरोप ऑलरेडी वॉर फटीग में है, वो ओपनली सपोर्ट करने से हिचकिचा सकता है। मिडिल ईस्ट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ग्लोबल अलायंसेस वीक होने लगेंगे और सबसे डेंजरस चीज न्यूक्लियर टैबू का ब्रेक होना। 1945 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स का यूज एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री बन गया है। बहुत सी कंट्रीज के पास वेपन्स है लेकिन कोई यूज नहीं करता। अगर यूएसए इस बाउंड्री को तोड़ देता है तो दूसरे कंट्रीज भी जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर न्यूक्लियर वॉर एक पॉसिबिलिटी नहीं एक रियलिटी बन सकता है। और सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ग्लोबल पावर सिस्टम का चेंज। आज दुनिया एक रूल बेस्ड सिस्टम पर चलती है जहाँ कुछ लिमिट्स सब फॉलो करते हैं। अगर न्यूक्लियर यूज नॉर्मलाइज हो गया तो ये रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कंट्रीज अपनी पावर ओपनली यूज करना स्टार्ट कर देंगे और वीक कंट्रीज और वल्नरेबल हो जाएंगे। इंटरनेशनल लॉ वीक हो जाएगा और जंगल रूल स्टार्ट हो जाएगा जहां सिर्फ पावर डिसाइड करेगी कौन सही है और कौन गलत। अब सवाल, क्या यूएसए इतना बड़ा रिस्क लेगा? शॉर्ट आंसर, बहुत अनलाइकली, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक, मिलिट्री सॉल्यूशन कम और ग्लोबल सोसाइटी ज्यादा है। यूएसए के पास ऑलरेडी कन्वेंशनल मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो बिना न्यूक्लियर यूज के भी ईरान को प्रेशर में ला सकता है। और पॉलिटिकल कॉस्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक की इतनी हाई है कि कोई भी लीडर इजीली ये डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का रूल सिंपल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर एस्केलेशन कंट्रोल से बाहर चला जाए, मिस कैलकुलेशन हो जाए या डेस्परेशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है इंसान कभी कभी सबसे डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ले लेता है। एंड में एक सिंपल बात, अगर यूएसए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ये सिर्फ एक कंट्री की हार या जीत नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के सिस्टम का कोलैप्स हो सकता है। एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कुछ परमानेंटली चेंज हो जाएगा। और सबसे स्कैरी चीज, इस वॉर का कोई विनर नहीं होगा,
सिर्फ सर्वाइवर्स होंगे और उनके पास भी जीने लायक दुनिया शायद ना हो, तो आप क्या सोचते हो? क्या दुनिया इतनी डेंजरस लाइन क्रॉस करेगी या फिर न्यूक्लियर फियर ही हमें बचाकर रखेगा? सोचो, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनारियो नहीं, ये फ्यूचर का एक पॉसिबल रियलिटी है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।